हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और मैं आज फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यानी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी SST जिसे आप बोलते हो, यानी सामाजिक विज्ञान यानी जिसे बोलते हो आप SST। दोस्तों इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा जन संघर्ष और आंदोलन। दोस्तों एक छोटा सा चैप्टर आज मैं इसको आपको पूरा कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आप एक कमेंट बॉक्स यानी एक जो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों यानी यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और आपका पहला पेपर हिंदी का है। दोस्तों ये हमारी जो क्लास होगी वो सामाजिक विज्ञान की नहीं, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान SST होगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी SST होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा दोस्तों जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन से रिलेटेड आज मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों यह एक छोटा सा चैप्टर है, यानी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी दोस्तों, 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। सभी क्वेश्चंस 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, यानी दोस्तों पिछले 10 साल के क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आज आपको मैं कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 से कक्षा 12 में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के गारंटी है। दोस्तों अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं हमारे चैनल से, हमारी जो सभी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ सभी वीडियो देखते आ रहे हैं दोस्तों, मॉडल टेस्ट लगाते आ रहे हैं, तो दोस्तों आपके 70 से यानी 65 नंबर के बीच में बिल्कुल गारंटी से आ जाएंगे अगर आप मॉडल टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के पेपर से पहले जो यूपी बोर्ड ने मॉडल टेस्ट जारी कर रखे हैं दोस्तों वो भी यानी सोल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप उन्हें भी सोल्व करना चाहते हैं तो मैं उनकी जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से सभी वे जो मॉडल टेस्ट है वो देख सकते हैं और अपने अपनी जो तैयारी को भी जान सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारियाँ हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ लिखो। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ लिखो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो नेपाल है दोस्तों वो हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी यानी पड़ोसी देश है नेपाल, जो हमारे यानी उत्तर प्रदेश से यानी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम इन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यानी हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, उसके बारे में बताऊंगा। तो नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, कह रहा है कि जो नेपाल देश है उसमें लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ इसके बारे में लिखो। दोस्तों 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी हुई कब हुई 1990 के दशक में, यानी जब 1990 में नेपाल में यानी लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा है, यानी जो नेपाल है वहाँ जो औपचारिक रूप से जो देश का प्रधान कौन बना रहा है, देश का प्रधान जो वे होते हैं ना, नेपाल का जो राजा होता है वो देश का यानी प्रधान बना रहा है। जो भी यानी आप सभी जानते हैं कि अब से पहले एक राजा की प्रथा थी, तो 1990 तक भी वहाँ राजा ही शासन करता था। कह रहा है ना कि नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा, औपचारिक रूप से जो राजा था वो देश का क्या प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया गया। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है, जो यानी मुख्य शक्ति है, उसका प्रयोग किसके द्वारा, यानी निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता था। यानी जैसे जनता के जो जनता जी ने चुनती थी उनके द्वारा ही किया जाता था। लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ, यानी लोकतंत्र के लिए नेपाल में जो दूसरा आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ, अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ। तो लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य, यानी जो अप्रैल 2006 में आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था। 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की समस्त मांग मान ली, यानी 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की समस्त मांग मान ली। वह संसद ने कानून पारित कर राजा की अधिकांश शक्तियों को समाप्त कर दिया। अधिकांश जो राजा की जो ज़्यादा शक्ति थी उन्हें समाप्त कर दिया। वह
कर दिया व नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, यानी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कैसे कैसे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल औपचारिक रूप से राजा देश का यानी नेपाल में औपचारिक रूप से जो राजा होता था वह देश का प्रधान बना रहता था रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों जो नेपाल में राजा तो होता था, लेकिन वहाँ एक तरह से जो जनता के प्रतिनिधि यानी जनता जो वोट डालकर चुनती थी उन्हें भी चुना जाता था। लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया। यानी नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना करना था। यानी जो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, यानी लोकतंत्र को दोबारा से अपने देश के अंदर लाना था, स्थापना करना था। 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की समस्त मांगे मान ली। नहीं दोस्तों, जब लोग ज़्यादा आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतर गए, तो राजा ने क्या करा, राजा ने जो भी आंदोलनकारी थे उनकी सभी मांगे मान ली, यानी सभी मांगे मान ली। वह संसद ने कानून पारित कर दिया और संसद में एक कानून पारित कर राजा की अधिकांश शक्तियों को समाप्त कर दिया। यानी दोस्तों राजा जब भी बना रहा है, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ थी यानी ज़्यादातर शक्तियाँ उसकी समाप्त कर दी, कुछ ही ऐसी शक्ति थी जो उसके पास बची हुई थी, समाप्त कर दिया। वह नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई और नेपाल में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखो। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखो। दोस्तों 2022, 20 और 22 में पूछा गया कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है, लिखो। नंबर 1, राजनीतिक दलों में लोगों की संख्या कम होती है। राजनीतिक दल में लोगों की संख्या कम होती है। वो कह रहा है ना दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, तो राजनीतिक दल में लोगों की संख्या कम होती है जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों एक अंतर तो यही है कि जो राजनीतिक दल होगा उसमें लोगों की संख्या कम होगी और दबाव समूह में लोगों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा है कि दबाव समूह में एक नेता होता है जिसके निर्देश पर समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दल में कई नेता हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो दबाव समूह है, दबाव समूह में एक नेता होता है, नहीं दबाव समूह में क्या एक नेता होगा जिसके निर्देश पर समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दलों में कई नेता हो सकते हैं, राजनीतिक दलों में कई नेता हो सकते हैं। नंबर 3, दबाव समूहों का संगठन सुगठित नहीं होता, यानी दबाव समूह का संगठन जो संगठित नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का संगठन संगठित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो राजनीतिक जो दबाव समूह का जो संगठन होगा सुगठित नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का संगठन सुगठित होता है। तो दोस्तों मैंने 2 अंतर कैसे बताए थे, मैंने 3 अंतर बता दिए, एक बार और समझ लिए। राजनीतिक दलों में लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है, जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या क्या ज़्यादा होगी। नंबर 2, दबाव समूह में एक नेता होता है जबकि निर्देश पर जिसके निर्देश पर समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दलों में कई नेता हो सकते हैं। नंबर 3, दबाव समूह का संगठन सुगठित नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल का संगठन सुगठित होता है, राजनीतिक जो संगठन होगा उसका सुगठित होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोलीविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे। दोस्तों जो बोलीविया देश है उसमें अचानक जन आंदोलन होने का क्या कारण था उसके बारे में लिखो। तो दोस्तों 2016, 17 और 19 में आया, 2016, 17 और 19 में आया। तो बोलीविया लातिन अमेरिका का एक निर्धन देश है, यानी बोलीविया लातिन अमेरिका का क्या एक निर्धन देश है, यानी अमेरिका के अंदर है और अमेरिका का कैसा एक निर्धन देश है। जल के लिए बोलीविया का संघर्ष लोकतंत्र पद्धति से निर्वाचित सरकार के निर्णय के लिए विरुद्ध हुआ, यानी लोकतंत्र के लिए कह रहा है ना, लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र पद्धति से निर्वाचित सरकार का निर्वाचन के लिए विरुद्ध हुआ। विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार के निर्णय के विरुद्ध हुआ और विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार ने नगर पालिका द्वारा की जा रही जल पूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया, यानी जो जल पूर्ति कराती थी उसका अधिकार यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर दी। कंपनी ने क्या पानी की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर दी। पानी के बिल के विरोध में बोलीविया में एक स्वतःस्फूर्ति जन संघर्ष आरंभ हो गया, जन संघर्ष आरंभ हो गया। दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोलीविया में अचानक जन आंदोलन होने का क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण थी। जो बोलीविया देश है दोस्तों, यानी जो हमारा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, उसमें पूछा है कि उसमें जो अचानक जन आंदोलन हुआ था उसका क्या कारण था, लिखिए। तो बोलीविया लातिन अमेरिका का एक निर्धन देश है, ठीक है, अमेरिका का एक निर्धन देश है, ठीक है। जल के लिए बोलीविया का संघर्ष लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार के निर्णय के विरुद्ध, यानी जल के लिए, एक तो ध्यान रखना जल पानी के लिए वहाँ संघर्ष हुआ था। विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार के निर्णय के विरुद्ध, यानी विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार के निर्णय के विरुद्ध हुआ। विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार ने नगर पालिका द्वारा
एक तो विश्व बैंक ने वहाँ की सरकार का निर्णय के विरुद्ध हुआ, विश्व बैंक के दबाव में वहाँ की सरकार ने नगर पालिका द्वारा, नहीं किसके, विश्व बैंक के दबाव में आकर वहाँ की सरकार ने नगर पालिका द्वारा की जा रही जलपूर्ति का अधिकार, यानी जो जलपूर्ति का अधिकार होता है वो नगर पालिका के द्वारा होता है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमतों में 4 गुना तक वृद्धि कर दी। ये जो वहाँ की कंपनी थी उसने क्या करा, पानी की कीमतों में 4 गुना तक वृद्धि कर दी, यानी जो पानी 10 रुपये लीटर मिला था वो 40 रुपये लीटर मिलना शुरू हो गया, यानी 4 गुना वृद्धि कर दी। पानी के बिल के विरोध में बोलिविया में एक स्वस्फूर्ति जन संघर्ष आरंभ हो गया। क्या स्वस्फूर्ति जन संघर्ष आरंभ हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 से पढ़ेंगे, दबाव समूह और आंदोलन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यानी 2018, 2019, 20 और 22 में पूछा गया, यानी क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे, दबाव समूह और आंदोलन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं, यानी दबाव समूह और आंदोलन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों 2018, 19, 20 और 22 में आया क्वेश्चन। तो दबाव समूह तथा आंदोलन दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन, दबाव समूह और आंदोलन दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ये संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों द्वारा शासन सत्ता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। कौन, दबाव समूह और आंदोलन क्या होते हैं, यानी दबाव समूह तथा आंदोलन दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जो दबाव समूह होता है और आंदोलन होता है वो राजनीतिक गतिविधियों को यानी प्रभावित, यानी उन्हें एक तरह से बंद सा कर देते हैं। ये संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों द्वारा, यानी एक तो संवैधानिक यानी जो यानी हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, और दूसरा कि असंवैधानिक साधनों को शासन सत्ता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। जो हमारे संविधान में लिखा है और जो नहीं लिखा है उन सभी बातों को मनवाने के लिए सरकार को क्या कर देते हैं, बाध्य, नहीं सरकार बिल्कुल इनके सामने घुटने टेक देती है। ये सामान्यतः संवैधानिक साधन है, जैसे घराना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं, हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं। किस किस चीज़ का सहारा लेंगे, ये सामान्यतः संवैधानिक साधनों यानी जो हमारे संविधान में है उनका साथ लेंगे। जैसे घराना हो गया दोस्तों, घराना का धरने का साथ लेंगे। दूसरा प्रदर्शन, जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। रैली निकाल सकते हैं, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर सभाएं कर सकते हैं। कोई मंडी है, कोई दोस्तों बस स्टैंड है, कोई हाई कोर्ट है, कोई कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, उसके पास उसके बाहर हड़ताल कर सकते हैं आदि का सहारा लेते हैं। यानी जो हमारे संविधान में एक तरह से लोगों को अपनी मांग रखने के लिए जो यानी वो कर दिए गए हैं साधन, उनका प्रयोग करते हैं। मैंने बता दें कि जैसे धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, रैली होगी, सभाएं हो गया, हड़ताल हो गया आदि का सहारा लेते हैं। निसंदेह लोकतंत्र में दबाव समूह तथा आंदोलन दोनों ही देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, परंतु इनकी कार्यशैली में अंतर देखने को मिलता है। यानी ये निसंदेह लोकतंत्र में दबाव समूह तथा आंदोलन, यानी दबाव समूह हो या आंदोलन, दोनों ही देश की राजनीति, यानी राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, राजनीति को प्रभावित करते हैं, परंतु इनकी कार्यशैली में अंतर देखने को मिलता है। जो इनकी कार्यशैली होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि दबाव समूह तथा आंदोलन दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। क्या करेंगे, वे दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों द्वारा, यानी संवैधानिक भी होगा और असंवैधानिक भी होगा, साधनों द्वारा सत्ता को अपनी मांगे मनवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। सत्ता को अपनी यानी बातें मंगवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। ये सामान्यतः संवैधानिक साधन जैसे धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, रैली हो गया, सभाएं हो गया, हड़ताल हो गया आदि का सहारा लेते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। निसंदेह लोकतंत्र में दबाव समूह तथा आंदोलन दोनों ही देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। क्या तो दोस्तों निसंदेह लोकतंत्र में दबाव समूह हो या आंदोलन हो, दोनों ही देश की राजनीति को क्या प्रभावित करते हैं, परंतु इनकी कार्यशैली में अंतर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी क्लास। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और मैं वहाँ यानी प्लेलिस्ट दोस्तों हमारे चैनल की जो ये है
वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहाँ सभी वीडियो का यानी प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यानी अच्छी साबित होंगी, जो आपकी परीक्षा में कारगर हो सकती है। वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, दोस्तों सभी की वीडियो है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।